नमस्कार दोस्तों। दस्तक होम पर आपका हार्दिक स्वागत है। उनकी गैर मौजूदगी में मंजिल हमेशा दूर है। जो आपके ख्वाबों को पूरा करता है वो मजदूर है। तो दोस्तों, आज जयपुर से श्रीमान ताराचंद जी वर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर से हमारे साथ में खास मेहमान हैं और उनसे बातचीत करेंगे मजदूर की वर्तमान हालात के ऊपर। और मजदूरों के लिए सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जा सके, इस पर हम विचार करने वाले हैं। तो ताराचंद जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी मनोज जी, धन्यवाद। हाँ, एक बार मैं ताराचंद जी वैसा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में जहाँ भी कहीं पर पीड़ित मजदूर, किसान, वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उन लोगों पे अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म होता है, वहां पर के उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम आगे भी आशा करते हैं कि आप शोषित पीड़ित मजदूर लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहें। तो वैसा मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि मजदूरों की जो स्थिति वर्तमान में कोरोना महामारी के समय में है, तो इस स्थिति से कैसे बचा जा सके। मनोज जी देखो, ये जो वर्तमान में जो मजदूरों के हालात है, देखो कोरोना जो है, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इससे भारत ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं सब प्रभावित हुए हैं। पर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका अगर पड़ा है तो मजदूरों पर पड़ा है। और मजदूरों में भी वो मजदूर जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। देखिए, कानूनी रूप से हमारे देश में या दुनिया में मजदूरों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो संगठित संगठित क्षेत्र के मजदूर है और एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर है। तो संगठित क्षेत्र के मजदूर वो मजदूर हैं जो लिमिटेड कंपनियों में काम करते हैं या सरकार के जो उपक्रम है उनमें काम करते हैं। ऐसे मजदूर जिन्हें सरकार की जो कल्याणकारी चीजें हैं, जैसे उनको से ये सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, मेडिकल सुविधाओं की बात करने वाली जो चीजें उनको मिलती है, ये सारे जो मजदूर है वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों में आते हैं। पर असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर वो है जो रोज कमाता है वो रोज खाता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इसलिए कोरोना महामारी के कारण तो असंगठित क्षेत्र का मजदूर प्रभावित हुआ है। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा जरूरी है कि जो सरकार ने जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए जितने भी कानून बनाए हैं, उन कानूनों में जो व्यवहारिक पार्ट है, जो चीजें मजदूरों के भरण पोषण की बात करते हैं, बच्चों मजदूरों के हेल्थ की बात करते हैं, मजदूरों के बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, उन पार्ट को समझा जाए और उनको सही ढंग से लागू किया जाए। जब तक इन चीज़ों को लागू नहीं करेंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आने वाला। दूसरा कि किसी ने कहा है कि मजदूर जो है, मजदूरी जो है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं इसको हम। क्योंकि वो देश की कई सारी व्यवस्थाएं हैं, कई सारी काम काज ऐसे हैं जो मजदूरों के बिना नहीं चल सकते। उन अगर मजदूर को आप सुदृढ़ रखोगे, मजदूर को सुरक्षित रखोगे, मजदूर की हेल्थ को अगर आप ध्यान रखोगे तो मुझे लगता है आपका देश भी तरक्की करेगा। आज कई सारी चीजें हैं, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, चाहे दवा बनाने वाली फैक्ट्री ले लीजिए, तो जब तक उसमें मजदूर नहीं होंगे तो आपके लिए दवाइयाँ नहीं बन पाएगी। चाहे फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी कंपनियां ले लीजिए, उसमें मजदूर नहीं होंगे तो आपको खाने की चीजें नहीं मिल पाएगी। कपड़ा बनाने वाली मिल ले लीजिए, उसमें अगर मजदूर नहीं होंगे तो आपको कपड़ा नहीं मिल पाएगा। जो बेसिक चीजें हैं वो मजदूरों पर निर्भर करते हैं। और मजदूरों को अगर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो हमारी जो देश की चीजें वो चरमरा जाएगी। इसलिए जो हाल ही में जो सरकार ने जो कानून, जो लेबर जो संहिता, जो लेबर कोड जिसे हम कहते हैं, मजदूर संहिता जिससे पारित किया गया है, उस मजदूर संहिता के अंदर बहुत सारे लकुने भी हैं। उसमें मजदूरों के स्वास्थ्य की बात को सही ढंग से नहीं रखा गया है, मजदूरों के बच्चों के एजुकेशन की बात को सही ढंग से नहीं रखा गया है, मजदूर लोग जहाँ रहते हैं। क्योंकि मजदूर जो है वो मजदूरी की तलाश में अपने गाँव को, अपने शहरों को छोड़कर नए शहरों की तरफ आता है, नए गाँव की तरफ आता है, जहाँ वो उसको ना तो रहने की जगह सही ढंग से मिल पाती है, न उसको पीने का पानी सही ढंग से मिल पाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार को, जो लेबर कोड जो इन्होंने पास किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि मजदूर, एक मजदूर संहिता की इन्होंने बात कही है, एक सामाजिक संहिता की बात सरकार ने कही है, एक स्वास्थ्य और व्यवसायिक संहिता की बात कही है, एक औद्योगिक संबंधों की संहिता की बात कही है। जो ये जितने भी
लेबर कोड है, इन लेबर कोडों में मजदूरों की बात को अगर सही ढंग से नहीं रखा जाएगा तो चीज़ों को नहीं सुधार पाएंगे। अभी अभी पूरा कोरोना की स्थिति में अगर एक पूरे 1 साल से देख रहे हैं मजदूर किस तरह जब पैदल पैदल दौड़ रहे हैं, खाने के लिए मजदूर तरस रहे हैं, अपने गाँव की तरफ प्रस्थान के लिए मजदूर तरस रहे हैं। तो जितने भी कानून है जो मजदूरों से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों में इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमने अभी पिछले टाइम सरकार से बात हुई, इसे लेबर कोड को लेकर या मजदूर कानूनों को लेकर बात हुई, तो हमने सीधा सा कहा कि आप मजदूर जो फैसिलिटी सेंटर क्यों नहीं बनाते, जहाँ से मजदूर आ रहे हों और जहाँ को मजदूर जा रहे हैं, उन जगह दोनों ही जगह मजदूरों को निगरानी के लिए कोई तंत्र हमारे देश में है ही नहीं। उस तंत्र को क्यों नहीं डेवलप किया जाता, ऐसा तंत्र क्यों नहीं बना जाता? जब तक मजदूरों की बेसिक चीजें हैं उन पर अगर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तो मजदूर की स्थिति में सुधार नहीं आने वाला। तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को मजदूरों को टारगेट करते, मजदूर के स्वास्थ्य, मजदूर के बच्चों के एजुकेशन, उनके रहने की चीजें, उनके खाने की चीजें, उन सब चीजों को बेसिक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको ध्यान में रख कर ही चीजों को तय किया जाए। अगर हम मजदूरी की बात करें तो मजदूरी मजदूरी तय कौन करता है? सरकार तय करती है। और मजदूरी तय करने का पैमाना क्या है? मजदूरी तय करने के जो इंटरनेशनल मापदंड है उनको कभी भी लागू नहीं किया जाता। अगर आप वास्तव में मजदूर की स्थिति को सुधारना चाहते हो तो जिसकी न्यूनतम जो मजदूरी है उसको अगर आप तय करते हो तो उसमें वो सारी बेसिक चीजें को ध्यान में रखा जाए कि एक मजदूर का पर डे का खाने का खर्चा कितना है, एक मजदूर जो जहाँ रह रहा है उसके जिस शेल्टर में वो रह रहा है उसका किराया का पर डे कितना है, उसके बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होने वाला रोज का खर्चा कितना है, उसकी लाइट पानी इन सब चीजों पे खर्च होने वाला रोज का खर्चा कितना है, उसके स्वास्थ्य पे खर्च होने वाला रोज का खर्च कितना है, और उसकी बहुत सी की चीजें जैसे पेंशन, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी जीवन बीमा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मजदूर की मजदूरी को तय किया जाए तो मजदूर की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो ये बेसिक चीजें उनको उनको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। भाई साहब, वर्तमान में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में काम पे जाते हैं, शाम को अपने परिवार के खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते हैं, आज इस वैश्विक महामारी के समय में वो उन मजदूरों की हालत बहुत खराब है, उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं है। तो ऐसे मजदूरों के लिए, ऐसे कामगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारी जो तंत्र है वो इन लोगों की मदद करे? देखिए भारत जो है वो अपने जो संविधान, जो भारत का जो संविधान लिखा गया है, भारत के संविधान में भारत को कल्याणकारी राज्य की परिभाषा में रखा गया है। और जो कल्याणकारी राज्य होता है उसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके देश के नागरिकों को वो खाने की चीजें उपलब्ध करवाए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे देश में भोजन का अधिकार कानून भी लागू हुआ है। पर भोजन के अधिकार कानून में इन्होंने सिर्फ 5 किलो अनाज की बात कही है। 5 किलो अनाज अगर एक आदमी के लिए पर्याप्त है तो पर्याप्त ठीक है, पर क्या 5 किलो अनाज एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है? ये अगर पर्याप्त नहीं है तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और सिर्फ नाज से बात नहीं बनेगी, भाई साहब, मजदूर के लिए वो इसमें तेल। हाँ, इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ। सरकार ने 5-5 किलो अनाज देकर के अपनी खुशी कर ली है, लेकिन केवल अनाज के अलावा भी जैसे हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, तेल, और भी जो हमारे चावल वगैरह खाने खाद्य सामग्रियां हैं, वो बहुत महंगी हो रखी है। लोग इस कालाबाजारी के समय मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब महामारी के समय कालाबाजारी कर रहे हैं, और जो आम मजदूर है वो उनका शोषण हो रहा है। नहीं, मैं अपनी बात को उसी पे जोड़ना चाह रहा हूँ नौर जी, कि भाई सरकार को सिर्फ 5 किलो अनाज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हो, भोजन की सुरक्षा की अगर बात करते हो, तो भोजन की सुरक्षा में तो मुझे दाल भी चाहिए, मुझे आटा भी चाहिए, मुझे नमक भी चाहिए, मुझे तेल भी चाहिए। तो सरकार वो सारी चीजें जो एक आदमी को पोषण के लिए जरूरत हो, उसके भोजन की जरूरतों को पूरी करने वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। चाहे वो निःशुल्क दे, जरूरत हो तो निःशुल्क दे, या फिर न्यूनतम जो रेट है उस पर सरकार उपलब्ध करवाए। तभी आप कल्याणकारी जो राज्य की परिभाषा उसको पूरा कर पाएंगे। तो वर्तमान जो हालात में जो मजदूर भोजन के लिए तरस रहे हैं, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो पर्याप्त भोजन की व्यवस्था सरकार लोगों के लिए करे। इसके लिए आपका जो ये भोजन जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली उसको सुदृढ़ किया जाना चाहिए। जी। और वैसे मैं एक चीज जानता हूँ, आज 1 मई है,
और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मजदूरों के लिए क्या विशेष योगदान रहा है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जब देखिए, एक देश जो होता है वो पूरा देश उस देश के कानूनों से चलता है, और हमारे देश में जो कानूनों का भी कानून है वो भारतीय संविधान है। जब भारतीय संविधान को लिखा गया तो भारतीय संविधान में वो सारी चीजें लिखी गई है कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, और सभी को न्यूनतम मजदूरी का हक होगा। मजदूरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे जो सामाजिक जो कानून है, सामाजिक कानूनों में हमेशा महिलाओं को अलग दर्जे पे रखा गया है। अब आज भी देखते हैं व्यवहार में किसी महिला और पुरुष को किसी काम में लगाते हैं तो महिला को कम मजदूरी दी जाएगी, ये आंका जाएगा कि महिला कम काम करती है तो उसको मजदूरी कम मिलेगी, पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। जबकि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, भारतीय संविधान में ये बात कही गई कि समान मजदूरी की बात कही गई है, न्यूनतम मजदूरी की बात कही गई है, समान मजदूरी की बात कही गई है, बॉन्डेड लेबर की खत्म किया करने की बात कही गई है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान में वो सारी चीजें मजदूरों के हित में कही गई है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान में अगर बात करें तो संविधान के हिसाब से तो किसी भी मजदूर को ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता जो उसके जान को जोखिम में डालते हों। जोखिम वाले काम है अगर उसमें आप मजदूरों को लगाते हैं तो वो सारी बेसिक चीजें उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर हम बात करते हैं ये सीवर लाइन के वर्कर्स की बात करते हैं तो उनको जयपुर की चाहे मेट्रो सिटीज में जितनी भी सीवर लाइन है वो मजदूर हैं, जो मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरों को या ये जो असंगठित क्षेत्र के या संगठित क्षेत्र के जितने मजदूर है आप उनको सीवर चैम्बर में उतार देते हो। तो भारतीय संविधान तो गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, तो आप किसी को वैसे कार्य में नहीं लगा सकते जो उसके गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। तो संविधान में मजदूर के बारे में डिटेल में चीजें लिखी गई है। एक यह है कि मतलब वर्तमान समय में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मजदूर के लिए है, लेकिन वो उन योजनाओं का लाभ आम श्रमिक तक, आम मजदूर तक नहीं पहुंच पाता। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे और क्या सरकारी तंत्र या लेबर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है वो अधिक है। देखिए नूर जी, मैं मानता हूं कि जो सरकार की चीजें हैं या फिर जो भी कोई चीज है उसको लागू करने वाले लोग अगर उसको कोई चीज अगर लागू नहीं होती है तो सीधे तौर पर जिम्मेदार उन्हीं लोगों को ठहराया जाएगा जिनके ऊपर लागू करने की जिम्मेदारी थी। तो हम ये कहें कि जितने भी मजदूरों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं अगर उसका लाभ अगर हमारे मजदूर भाइयों को नहीं मिल पा रहा है या ये वो योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो पा रही तो उसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट की है। मजदूर जो श्रम विभाग है उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है उन सब चीजों के लिए कि वो आज भी अपने तंत्र को या अपने अधिकारी को इस तरह क्यों नहीं डेवलप कर पाया कि लोगों तक चीजें पहुंच पाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो मजदूरों को जो तय करने वाली चीजें हैं वो भी वो जो क्राइटेरिया है या उसकी परिभाषा है वो भी हमारे देश में तय नहीं है। देखिए मजदूर से क्या माना है, लेबर डिपार्टमेंट ने सिर्फ मजदूर से माना है जो निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ मजदूर है, जबकि मजदूर तो बहुत सारे हैं देश में। घरेलू कामगार मजदूर है, रिक्शा मजदूर है, ठेला मजदूर है, थड़ी मजदूर है, तो मजदूर तो बहुत सारे हैं। पर लेबर डिपार्टमेंट का सीधा सीधा फोकस रहा है आपके निर्माण मजदूर पर, क्योंकि निर्माण मजदूर से उसको पैसा मिलता है। आपका अगर कोई भी आप निर्माण कार्य कर रहे हैं तो आपको सरकार में पैसा देना पड़ेगा। आपने कोई बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग में आपने कितनी ईंटें लगाई है, कितने स्क्वायर फीट में आपने निर्माण किया है, कितनी सीमेंट आपने खर्च करी है, कितने स्क्वायर फीट में आपने छत पट की है, उसके हिसाब से आपको लेबर डिपार्टमेंट पैसा जमा करवाना पड़ेगा। पर एक ठेला मजदूर या रिक्शा मजदूर वहां से पैसा नहीं आता तो लेबर डिपार्टमेंट का उन सब चीजों पे ध्यान नहीं है। तो ये तो भेदभावपूर्ण नीति है सरकार की। तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार जो घरेलू कामगार है, ये थड़ी मजदूर है, ठेला मजदूर है, रेडी मजदूर है, या हलाल हमाला जो मजदूर है, हमाल पंचायत के जो लोग हैं जिसे हम कहते हैं ये कच्चे मंडियों में जो बोझा ढोने वाले जो लोग हैं वो लोग हैं, उन सब लोगों उन सारे मजदूरों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा मिल सके। मतलब सर मैं ये कह रहा था कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें एक तो भ्रष्टाचार है,
दूसरी बात, जैसे अभी अपने टोंक जिले से कुछ दिनों पहले एक खबर प्रसारित हुई थी कि जो बेटियों की शादी में जो 55,000 रुपए मिलते हैं, उनके बहुत सारे फार्म अभी ड्यू चल रहे हैं। इसके अलावा जो मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्तियां स्कूल में मिलती है, उन वो छात्रवृत्तियां भी अभी लेट लतीफी के कारण अटकी हुई है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नूरज जी देखो, कोई भी अगर कोई योजना बनती है या कोई डिपार्टमेंट होता है, उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। तो अगर जहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम आपका डेवलप है या मॉनिटरिंग सिस्टम आपका सॉलिड है, तो आप सही ढंग से काम कर पाएंगे। और पारदर्शिता भी जरूरी है। तो इस विभाग में ना तो पारदर्शिता है और न ही सुदृढ़ इनका मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। अगर आप चीज़ों की अगर मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, पारदर्शी चीज़ें हो कि आपके पास कितने फार्म आए, आपने कितने फार्मों को दर्ज किया है, कैसे दर्ज कर रहे हैं, कितने फार्म रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट करने का कोई टाइमलाइन होना चाहिए। रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मजदूर को कैसे दी जाएगी। अगर ये चीज़ें तय नहीं है तो भ्रष्टाचार तो होना ही है, और भ्रष्टाचार होगा तो उसका खामियाजा सीधे सीधे लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो इस आपके थ्रू, दस्तक होम के थ्रू सरकार से यही कहूंगा कि सरकार अगर वास्तव में मजदूरों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, मजदूरों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का अगर लाभ देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लेबर डिपार्टमेंट में पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बिना आप लोगों को लाभ नहीं दिलवा पाएंगे। तो वर्तमान में कोई ऐसी योजना जो आपकी नजर में आम मजदूर को भी राहत प्रदान कर सके इस महामारी के समय में? नहीं, महामारी समय में तो सरकार ने लॉन्च किया था कि लास्ट ईयर भी कहा था कि हम 2-2.5 हजार रुपए जो जितने भी निर्माण मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ निर्माण मजदूर के रूप में दर्ज है, जिनको हम कहते हैं आम भाषा में श्रमिक डायरी वाले जो लोग हैं, अगर उनकी डायरिया रिन्यूअल है या दर्ज मजदूर है, तो उनको सरकार ने 2.5-2.5 हजार रुपए देने की बात कही है। और दूसरा, जैसे जो मजदूर हैं जिनके पास वो निर्माण मजदूर हैं और रजिस्टर्ड मजदूर हैं, तो उनके बच्चों को पेंशन की वो उन मजदूरों को पेंशन की बात सरकार ने कही है, और उन बच्चों को एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति की बात कही है। वो ठीक है, लेकिन जो मजदूर रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ, जिनकी श्रमिक डायरी नहीं बनी हुई, उन मजदूरों की हालात बहुत वाकई में बहुत खराब है। तो उनके लिए अगर कोई विशेष सरकार अभी इस समय में कोई ऐसा कोई सिस्टम तैयार करे। ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार के पास में। अगर आप रजिस्टर्ड मजदूर नहीं हो तो सरकार की नजर में आप मजदूर ही नहीं हो। अगर सरकार के आंकड़ों में अगर आप दर्ज हो एज ए मजदूर, तो आप मजदूर हो सरकार की नजर में। अगर आप मजदूर दर्ज नहीं हो तो आप मजदूर नहीं हो। तो मैं तो कहूंगा कि जितने भी मजदूर हैं उन सबको लेबर डिपार्टमेंट में अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो पेचीदगियां शुरू हो जाती है। नीचे के अधिकारी सबको चोर इस, समझते, मतलब चोर खुद है, इसमें चोर भी खुद है और दलाली शुरू मजदूरों हो को चोर जाती समझते। है। हाँ, वो बिल्कुल भी ठीक है। एक बहुत से काम करने की इच्छा उनकी नहीं लास्ट है बात, और मजदूर को चोर बताते हैं। बिल्कुल सही बात है। और एक वर्तमान में जैसे कोरोना महामारी चल रही है, तो आम लोगों को, आम जनता को, आम मजदूर को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि जो वैश्विक महामारी है, अभी पूरा दुनिया इस महामारी से जूझ रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को बचा के रखें, इस बीमारी के चपेट में आने से बचें। और दूसरा कि बेसिक चीजें हैं उनकी उन तक पहुंच अपनी सुनिश्चित करें, सरकार की योजना उनसे जुड़ने का प्रयास करें। और जहां अगर दिक्कतें आ रही है तो हमसे संपर्क में रहें। हम भी इन मजदूरों पे, दलितों पे, बच्चों के अधिकारों की बात हम भी समय समय पर सरकार से करते रहते हैं। तो अगर कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है, जहाँ मजदूरों को दिक्कतें आ रही हो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में, अधिकारी परेशान कर रहे हो, तो हमसे भी संपर्क में रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने की। पिछले 1 साल से हम भी लगातार लेबर डिपार्टमेंट के साथ इन्हीं सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं। हमने भी पूरे पूरे जो कोरोना महामारी के दौरान जो मजदूर किस तरह प्रभावित हुए हैं, किस तरह कोरोना ने मजदूरों को प्रभावित किया, इसका एक रिसर्च पेपर हमने भी तैयार किया, हमने भी स्टडी करी है और लगातार सरकार के साथ उस स्टडी को शेयर कर रहे हैं। उसके जो सुझाव आए हैं उसको लागू करने की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि अपने आप को बचा कर रखें इस कोरोना महामारी से और सरकार की योजनाओं का लाभ लें। मतलब वर्तमान में नरेगा
क्या इस महामारी से बचने का या लोगों को रोजगार देने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है? बिल्कुल, नरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर इस योजना को सही ढंग से, अगर मतलब ये योजना नहीं है, ये कानून है। नरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। अगर इसको सही ढंग से अगर लागू कर दिया जाए ना, तो हम कहते हैं कम से कम भूखमरी से इस देश में बचा जा सकता है। परंतु जो नरेगा को जो लागू करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको पंक्चर कर रखा है पूरी व्यवस्था को ही। आज अगर आप नरेगा में काम मांगने जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या आपके पास क्या आएगी? आपका आवेदन ही नहीं लिया जाएगा। कहेंगे कि हमारे पास काम ही स्वीकृत नहीं है, आपको कहाँ मजदूरी पे लगाएं, कैसे लगाएं, ये बड़ी दिक्कतें हैं। परंतु जब कानून ये कहता है कि मैं अगर एक मजदूर हूँ, एक नरेगा मजदूर हूँ, और मुझे अगर आज काम करना है, तो मैं जाऊँ पंचायत में, और पंचायत में फार्म नंबर 6 लूँ, फार्म नंबर 6 भरूँ, और भर के अपनी पंचायत में जमा कराऊँ, और पंचायत से उसकी रसीद लूँ। जो नरेगा सचिव है, नरेगा सहायक सचिव है, रोजगार सचिव है, उसकी रसीद ले लूँ। और जिस दिन से मैं रसीद लेता हूँ, उस दिन से माना जाएगा कि मैंने नरेगा के काम के लिए आवेदन कर दिया है। अगर मुझे 15 दिन में, अगर आप आवेदन करने के 15 दिन में अगर मुझे रोजगार नहीं दिया जाता, तो 16वें दिन से मेरे को बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाता है। तो हमें, जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में जाएं, और जो मजदूर जो लोग हैं, वो उनको नरेगा में काम के लिए आवेदन करवाएं। सबसे सबसे ज्यादा है आवेदन करवाएं। और सबसे बड़ा है कि जो नरेगा में काम करने के दौरान जो 5-5 लोगों का जो ग्रुप बनता है, ये ग्रुप भी आप खुद बनाएं। 5 लोग नरेगा में काम करने वाले, 5 लोग तय कर ले कि हम एक ग्रुप में काम करेंगे। तो एक फार्म नंबर 6 ले, पांचों लोग एक ही फार्म पे अपना जॉब कार्ड नंबर और अपना साइन करें, और पांचों एक साथ जाके उसको जमा करवा दें, उसकी रसीद ले ले। तो जब भी मस्टोल आएगा, तो उनको 5 का एक ग्रुप उनका बन जाएगा। अपनी नफ्ते के अनुसार अपनी मजदूरी मिट्टी डालें, और अपने रेट जो है वो तय करवा लें मेट से उसी दिन, ताकि उनको पूरी मजदूरी का भुगतान हो सके। 221 रुपए है, परंतु अभी तक बड़े स्तर पर ये देखा जाता है, तो लोगों को 70 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए मजदूरी मिल पा रही है। तो आज हमने जाना मजदूरों की समस्याओं के बारे में, कोरोना के समय मजदूरों के जो हालात हैं उस स्थिति के बारे में। और ताराचंद जी ने काफी अच्छी लेबर श्रमिक मजदूरों के लिए मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बताया। कहीं आपको फिर एक नए मेहमान के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा दस्तक होम के साथ। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अभी